तो हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट नाम की एक मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी 1972 की एक ब्रिटिश हॉरर फिल्म है जिसके डायरेक्टर फ्रेडी फ्रांसिस हैं। मूवी में हमें 5 अलग अलग इंसानों की मरने की स्टोरी बताई गई है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आगे मिलती रहे। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक टूरिस्ट का ग्रुप जो कैटाकॉम्ब को देखने आया होता है। कैटाकॉम्ब वो जगह है जहाँ पे एंशिएंट टाइम में लोगों को दफनाया जाता था। इसी ग्रुप में से हम 5 अनजान लोगों को देखते हैं जो उस ग्रुप से अलग हो जाते हैं और एक कमरे में आकर फंस जाते हैं। उस कमरे में वो लोग एक क्रिप्ट कीपर को देखते हैं। हम क्रिप्ट कीपर को उस आदमी की तरह मान सकते हैं जो इस कैटाकॉम्ब की रक्षा करता है। क्रिप्ट कीपर उन सभी को रोक लेता है और बोलता है कि वो उनकी डेथ को प्रेडिक्ट कर सकता है। वो उन सभी को बैठने के लिए कहता है और एक एक करके सबकी डेथ स्टोरी सुनाना शुरू करता है। इसके अंदर सबसे पहले बारी आती है जोआना क्लेटन नाम की एक औरत की। जोआना की डेथ स्टोरी का नाम है एंड ऑल थ्रू द हाउस। टाइम चल रहा होता है क्रिसमस ईव का और जोआना का हस्बैंड उसके लिए गिफ्ट लाया होता है और जब वो सोफ़ा पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तभी जोआना उसके सर पर पीछे से हमला करती है और उसे मार डालती है। जोआना की एक बेटी भी थी जो ऊपर वाले कमरे में सो रही होती है। इसके बाद जोआना उसका गिफ्ट खोलती है जिसके अंदर एक ब्राउच था। वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को छुपाने की कोशिश कर ही रही होती है तभी रेडियो पे एक अनाउंसमेंट होती है। उसे पता चलता है कि एक सीरियल किलर हॉस्पिटल से भाग चुका है जो सेंटा क्लॉज की तरह ड्रेस करता है। ये बात सुनते ही वो सारे डोर्स को लॉक कर लेती है, लेकिन इतने में ही उसे वो सीरियल किलर विंडो पर दिखता है। वो पुलिस को कॉल लगाने जा ही रही होती है लेकिन वो बीच में रुक जाती है क्योंकि उसने अभी अभी एक क्राइम किया होता है। इतने में उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने हस्बैंड की बॉडी को बेसमेंट में फेंक देती है और सब कुछ इस तरीके से प्लान करती है कि सारा शक उस किलर पर जाए। ये सब करने के बाद वो पुलिस को कॉल मिलाती है। इतने में उसका ध्यान घर की चाबियों पर जाता है और उसे अपनी बेटी की याद आती है। वो देखती है कि उसकी बेटी का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन इतने में उसकी बेटी सामने आती है और बोलती है कि उसने सेंटा को अंदर आने दिया है। और इतने में वो किलर सामने आ जाता है और वो जोआना का गला दबा के उसे मार डालता है। जोआना को ये सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि क्रिप्ट कीपर उसे क्या बकवास सुना रहा है। इसके बाद क्रिप्ट कीपर आगे बढ़ता है और अब बारी होती है कार्ल की। कार्ल की स्टोरी का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ डेथ। कार्ल की पूरी एक फैमिली थी जिसके अंदर उसकी वाइफ और उसके बच्चे थे, लेकिन कार्ल अपनी फैमिली को चीट कर रहा होता है और उसका उसकी सेक्रेटरी सूजन के साथ अफेयर चल रहा होता है। वो दोनों शहर छोड़कर जा रहे थे ताकि वो साथ में रह सकें। सूजन कार ड्राइव कर रही होती है और कार्ल बाजू में सो रहा होता है, लेकिन इतने में कार्ल एकदम से जागता है जिससे सूजन का ध्यान रोड से हट जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद कार्ल की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसकी कार बुरी तरह तबाह हो चुकी है। वो सूजन को ढूंढता है लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलती है। इसके बाद वो एक आदमी से मिलता है और वो आदमी कार्ल को देखकर एकदम से डर जाता है। कार्ल रोड पर जाकर लिफ्ट मांगने की भी कोशिश करता है लेकिन उसे कोई लिफ्ट नहीं देता। इनफैक्ट सब उसे देखकर काफ़ी डर रहे होते हैं। इसके बाद कार्ल अपनी फैमिली के घर पे जाता है और वो नॉक करता है और दरवाज़ा उसकी वाइफ खोलती है, लेकिन वो उसे देखकर एकदम से डर जाती है और दरवाज़ा तुरंत ही बंद कर देती है। कार्ल देखता है कि उसके घर में कोई दूसरा आदमी होता है। ये सब कार्ल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है और इसके बाद वो सुजैन के घर पे जाता है। सुजैन उससे नहीं डर रही होती है और वो उसे अंदर आने देती है। वो बताती है कि एक्सीडेंट को हुए 2 साल हो गए हैं जिसमें कार्ल की मौत हो चुकी होती है और उसी एक्सीडेंट के दौरान सुजैन ने अपनी आँखें खो दी थी। कार्ल कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है और जब वो ग्लास में अपना चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका चेहरा किसी 2 साल पुरानी लाश की तरह सड़ चुका था। वो एकदम से चिल्लाते हुए जाग जाता है और हम देखते हैं कि ये कार्ल का बस एक सपना था और वो अब भी सुजैन के साथ है, लेकिन इस बार उनकी कार फिर से क्रैश हो जाती है और अब की बार सही में हुई है और इस बार कार्ल मारा जाता है। तो बिल्कुल कार्ल के सपने के हिसाब से उसकी मौत हो जाती है और यहाँ पे उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है जेम्स का और उसकी कहानी का नाम है पोएटिक जस्टिस। जेम्स अपने डैड एडवर्ड के साथ रहता था और उनके घर के सामने आर्थर नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। आर्थर की कोई फैमिली नहीं होती है और वो पूरी तरह अकेला होता है। फैमिली के नाम पर उसके पास कई सारे कुत्ते थे जिनसे वो बहुत प्यार करता था।
बच्चे भी आर्थर को काफ़ी पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा उन्हें गिफ्ट दिया करता था। लेकिन जेम्स और उसके पिता एडवर्ड का ये मानना था कि आर्थर उनके नेबरहुड को ख़राब कर रहा है और उसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। इसके लिए वो रात को सबसे पहले अपने पड़ोसी मिस्टर बेकर के सारे प्लांट्स को ख़राब कर देता है। सुबह होने पर मिस्टर बेकर का शक आर्थर के कुत्तों पर जाता है और वो एनिमल कंट्रोल वालों को बुला देता है। एनिमल कंट्रोल वाले आर्थर के सभी कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं। इस बात से आर्थर काफ़ी दुखी हो जाता है। इसके बाद जेम्स काउंसिल के मेंबर्स को कह के उसे उसकी जॉब से भी निकलवा देता है। इसी कारण से आर्थर का अर्निंग सोर्स भी खत्म हो गया था। इसी बीच आर्थर का एक डॉग उसके पास वापस आ जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होता है। दूसरी तरफ जेम्स उस सोसाइटी में रहने वाले सभी पेरेंट्स के डर का इस्तेमाल करता है। वो उन्हें बोलता है कि क्या पता आर्थर आगे जाकर उन बच्चों के साथ क्या करे, और इसी कारण से वो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को आर्थर के पास भेजना बंद कर देते हैं। बेसिकली जेम्स आर्थर की सारी खुशी छीन लेना चाहता था ताकि वो अपना घर छोड़कर वहाँ से चला जाए, और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी हो रहा था। इसके बाद वैलेंटाइंस डे आ जाता है और जेम्स आर्थर को ढेर सारे वैलेंटाइन कार्ड्स भेजता है। इन सभी कार्ड्स को देखकर आर्थर काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सभी कार्ड नेबरहुड की ओर से हैं। लेकिन जब वो उन कार्ड्स को पढ़ना चालू करता है तब वो काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि उन कार्ड्स में काफ़ी बुरी बुरी बातें लिखी थी। उन कार्ड्स में लिखा था कि आर्थर एक बेकार इंसान है और उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद से आर्थर ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया था और जेम्स को लग रहा था कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद जेम्स और एडवर्ड आर्थर का घर चेक करने जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद एडवर्ड आर्थर का फ्यूनरल कराता है, जिससे सोसाइटी में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। इस हादसे के ठीक 1 साल बाद हम आर्थर की कब्र को देखते हैं, जिसमें से वो बाहर आता है। बाहर निकलने के बाद सबसे पहले वो जेम्स को मारता है और उसके पिता एडवर्ड के लिए वो एक नोट छोड़ जाता है। नोट में लिखा था, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, यू वर मीन एंड क्रूअल राइट फ्रॉम द स्टार्ट, नाउ यू रियली हैव नो हार्ट। बस फ़र्क यह है कि हार्ट लिखने की जगह उसने जेम्स का असली वाला धड़कता हुआ दिल रखा था वहाँ पे। और यहाँ पर जेम्स की कहानी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद क्रिप्ट कीपर आगे बढ़ता है और अब वो रैल्फ की कहानी सुनाता है। रैल्फ की कहानी का नाम था विश यू वेर हियर। रैल्फ एक अमीर बिजनेसमैन हुआ करता था, लेकिन अभी वो कंगाल हो चुका था और बैंक का लोन पे करने के लिए वो अपने एंटीक कलेक्शन को बेचने वाला था। वो अपनी सभी एंटीक चीज़ों को इकट्ठा कर रहा था, तभी उसकी वाइफ की नज़र एक चाइनीज स्टैचू पर पड़ती है। उस स्टैचू पर लिखा था कि वो अपने हर ओनर की 3 विश पूरी करता है। इस स्टैचू पर लिखी आखिरी लाइन वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ये देखते ही एनिट ज़रा भी वेट नहीं करती है और वो विश करती है कि उनके पास ढेर सारा पैसा हो। इतने में रैल्फ को उसके लॉयर का फ़ोन आता है और उसे उससे कुछ बात करनी थी। रैल्फ को लग रहा था कि एनिट की विश पूरी हो गई है और वो कार में अपने लॉयर से मिलने जा रहा था, लेकिन बाइक पर उसका कोई पीछा भी कर रहा होता है। इसके बाद लॉयर के पास पुलिस का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि रैल्फ की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। इसके बाद लॉयर एनिट के पास जाता है और वो उसे रैल्फ की डेथ न्यूज़ सुनाता है। एनिट ये सुनकर रोने लगती है, लेकिन वो लॉयर उसे बताता है कि अब वो अमीर हो चुकी है क्योंकि मरने से पहले रैल्फ ने करोड़ों का इंश्योरेंस कराया था और अब वो सब रुपया अब एनिट का है। इसका मतलब है कि एनिट की विश पूरी हो गई, लेकिन इसके लिए रैल्फ को अपनी जान देनी पड़ी। एनिट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और वो रैल्फ को वापस पाना चाहती थी और इसीलिए वो सेकंड विश मांगने की सोचती है, लेकिन उसका लॉयर उसे रोक देता है। वो लॉयर उसे बताता है कि अगर उसने रैल्फ को वापस मांगा तो उसे वैसा ही मिलेगा जैसा वो मरते वक्त था। एनिट इस बात को समझ जाती है और वो विश मांगती है कि उसे रैल्फ वैसा ही चाहिए जैसा वो एक्सीडेंट से पहले था। एनिट के ऐसा बोलते ही कुछ लोग रैल्फ को कॉफिन में लेकर उसके सामने आते हैं। वो देखती है कि रैल्फ तो उसके सामने आ गया है, लेकिन वो अभी भी जिंदा नहीं है। असल में ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि रैल्फ की मौत कार क्रैश से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। रैल्फ जब अपने लॉयर से मिलने जा रहा था तब उसका कोई पीछा कर रहा था और उसे ही देखकर उसकी कार क्रैश हो गई। रैल्फ का पीछा करने वाला और कोई नहीं बल्कि मौत थी और उसे ही देखकर उसे हार्ट अटैक आ गया था और इसी कारण से एनिट को रैल्फ वैसा ही मिला जैसा वो कार क्रैश से पहले था। एनिट के पास अब भी एक विश बची थी और उसका लॉयर उसे आखिरी विश यूज़ करने से मना करता है और कहता है कि उसे रैल्फ को छोड़ देना चाहिए, लेकिन लॉयर के बाहर जाते ही वो अपनी आखिरी विश भी मांग लेती है। वो मांगती है कि उसे रैल्फ जिंदा चाहिए, वो भी हमेशा के लिए। उसके ऐसा बोलते ही रैल्फ एकदम से ज़िंदा हो जाता है।
लेकिन वो काफ़ी दर्द में होता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। रैल्फ की चीख सुनकर उसका लॉयर भी अंदर आ जाता है। वो एनिट को बताता है कि मरने के बाद रैल्फ की बॉडी में कुछ फ्लूइड डाले गए थे ताकि उसकी बॉडी सड़े ना, और इसी फ्लूइड के कारण रैल्फ को बेहिसाब दर्द हो रहा है। और क्योंकि एनिट ने रैल्फ के अमर रहने की भी विश मांग ली थी, इसलिए रैल्फ को हमेशा के लिए ज़िंदा रहना था, वो भी इसी दर्द के साथ। रैल्फ का दर्द दूर करने के लिए एनिट रैल्फ को मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी के टुकड़े होने के बाद भी वो ज़िंदा होता है और उसी तरह से चिल्ला रहा होता है। और यहाँ पर रैल्फ की भी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। रैल्फ ये स्टोरी सुनकर काफ़ी सरप्राइज्ड होता है। आखिरी स्टोरी बची होती है मेजर विलियम रॉजर्स की, और उसकी स्टोरी का नाम होता है ब्लाइंड एलीज। रॉजर एक ब्लाइंड होम का नया डायरेक्टर बना होता है, लेकिन वो अपनी पोजीशन का काफ़ी गलत इस्तेमाल कर रहा होता है। सर्दियों का मौसम चल रहा होता है और उन सभी के पास ब्लैंकेट्स की काफ़ी कमी होती है। उन सभी अंधे लोगों में से जॉर्ज नाम का एक आदमी रॉजर के पास ये कंप्लेंट लेकर आता है, लेकिन रॉजर उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का बहाना देके वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद उनकी फूड सप्लाईज को भी कम कर दिया जाता है और आगे जाकर उनका एक साथी भी ठंड की वजह से मारा जाता है। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर जॉर्ज फिर से रॉजर के पास कुछ लोगों के साथ कंप्लेंट लेकर आता है, लेकिन रॉजर उन्हें अपने कुत्ते से डराकर भगा देता है। वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो रॉजर से बदला लेंगे। इसके बाद जब उन्हें खाने में मीट मिलता है तो वो सभी उसमें से एक एक टुकड़ा बचा लेते हैं। जॉर्ज उस मीट की मदद से ट्रैप सेट करता है और इस मीट को बेसमेंट तक रख देता है। इस मीट का पीछा करते हुए रॉजर का कुत्ता उस बेसमेंट में पहुंच जाता है और वो लोग उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद वो लोग रॉजर को भी पकड़ लेते हैं और उसे एक दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं। वो लोग रॉजर को 2 दिन तक बिना खाना पाने के उस कमरे में रखते हैं। इन 2 दिनों में उन्होंने उसके लिए एक ट्रैप तैयार किया होता है। इसके बाद वो लोग उसके रूम का दरवाज़ा खोल देते हैं, लेकिन अभी भी उसे उस ट्रैप का सामना करना था। उन सभी लोगों ने लकड़ी से एक मेज़ बनाई होती है जिसके अंदर ढेर सारे रेजर ब्लेड्स लगे थे। रॉजर किसी तरह उन ब्लेड्स से होते हुए आगे बढ़ता है। मेज़ को ख़त्म करने के बाद भी उसे आज़ादी नहीं मिलती है। इनफैक्ट वो अपने कुत्ते के कमरे के सामने पहुंच जाता है। इसके बाद वो सभी लोग उस कुत्ते का भी दरवाज़ा खोल देते हैं। वो सीधा रॉजर पे हमला कर देता है और 2 दिन तक भूखा होने के कारण वो उसे ही खा जाता है। और यहाँ पर रॉजर की भी डेथ स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद क्रिप्ट कीपर उन सभी को उनके यहाँ होने का कारण बताता है। वो उस कमरे का दरवाज़ा भी खोल देता है जिसमें से रैल्फ सबसे पहले ही बाहर जाता है। बाहर जाते ही वो आग में गिर जाता है और इसके बाद क्रिप्ट कीपर उन सभी के यहाँ होने का कारण बताता है। वो उन्हें बताता है कि वो उनका फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर रहा था, बल्कि बता रहा था कि उनकी डेथ कैसे हुई है। और क्योंकि उन्हें अपनी गलती का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, इसलिए वो सभी लोग नर्क में जाएंगे। इसके बाद वो सभी लोग एक एक करके उस दरवाजे के थ्रू चले जाते हैं और क्रिप्ट कीपर कुछ बोलता है। वो कहता है कि एंड नाउ हुज़ नेक्स्ट, और इसके बाद वो हमारी ओर देखता है और कहता है परहैप्स यू, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। ये मूवी काफ़ी पुरानी है लेकिन इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है, और अगर आप ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं निकलता हूँ, गुड बाय।